नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के विभिन्न इतिहास ग्रंथों की। हिंदी साहित्य से संबंधित कौन कौन से इतिहास ग्रंथ लिखे गए और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो हिंदी साहित्य में जो पहला इतिहास ग्रंथ का नाम आता है वह है फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि इस्तवार द ला लिटेरतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे जो हम भक्ति काल या रीति काल में देखें तो कई सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने कवियों के जीवन वृत्ति का संग्रह लिखने का प्रयास किया है। तो लेखकों के परिचयात्मक ग्रंथ हमको 19वीं शताब्दी से पहले प्राप्त होते हैं, जिनमें अगर हम देखें तो गोकुल दास द्वारा रचित 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल, ध्रुवदास द्वारा लिखित भक्त नामावली, ठीक है, माता दीन द्वारा रचित कवित्र रत्नाकर, तुलसी कृत कविमाला, कालिदास त्रिवेदी ने लिखा है कालिदास हजारा, ठीक है। तो इस प्रकार से बेड़ी माधवदास ने एक लिखा है मूल गोसाई चरित्र। ये कुछ ऐसे रचनाएं हैं जो हमें कविवृत्त संग्रह के रूप में मिलते हैं या इनमें कवियों का परिचयात्मक विवरण देखने को मिलता है। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो पहला प्रयास किया गया वह एक फ्रेंच विद्वान द्वारा किया गया और वो थे फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी। इन्हें ही हिंदी का प्रथम इतिहासकार माना जाता है और इनकी पुस्तक का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ठीक है। यह जो है 2 भागों में प्रकाशित रचना है। इसका पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था और इस ग्रंथ का दूसरा भाग 1947 में आया। और फिर इस ग्रंथ का जो कि 2 भागों में प्रकाशित इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण 1871 में आता है, जिसमें कि 3 खंड है। तो इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। कौन सा ग्रंथ है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ठीक। इसमें जो है हिंदी के साथ साथ उर्दू के कवियों के का भी इसमें संकलन है और इसमें हिंदी भाषा के 72 प्रमुख कवियों का परिचय मिलता है, ठीक। इस ग्रंथ की एक अन्य विशेषता यह है कि ये कालक्रम के अनुसार नहीं है, बल्कि अंग्रेजी के वर्ण क्रम के अनुसार इसमें कवियों का परिचय दिया गया है, अर्थात इसमें काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया है। चूँकि यह किसी विदेशी भाषा में हिंदी साहित्य का किसी विदेशी द्वारा किया गया प्रयास है हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का, इसलिए यह एक सराहनीय कार्य था और इस ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व है। जो दूसरा इतिहास ग्रंथ हमारे सामने आता है वह उर्दू में रचित मौलवी करीमुद्दीन द्वारा रचा गया तज़किरा-ए शुअरा-ए हिंदी, जो कि 1848 में आता है, ठीक है। इसमें कालक्रम का ध्यान रखा गया है, लेकिन हिंदी के कवियों का जो नाम है वो गार्सा द तासी के अनुसार ही आकार आदि शैली में, यानी वर्णानुक्रम के शैली में है, आकार आदि शैली में, ठीक। तो यह भी उर्दू में रचित है और इसमें हिंदी के कवियों का कम परिचय मिलता है और आकार आदि शैली में मिलता है, वर्णक्रम के जो है कालक्रम के अनुसार नहीं मिलता है। तो इसका भी एक ऐतिहासिक महत्व है। तीसरे ग्रंथ के रूप में जो हमारे सामने आता है वो है शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज। इस ग्रंथ की विशेषता है कि ये हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ हो जाता है। वैसे ये तीसरा ग्रंथ है, लेकिन हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का ये पहला इतिहास ग्रंथ है और इसका प्रकाशन होता है 1883 ईस्वी में, ठीक है। इसमें हिंदी के लगभग 1000 कवियों का जीवन परिचय हमें देखने को मिलता है। इसमें जो कवियों के जन्म काल और रचना काल दिए गए हैं उसमें उतनी विश्वसनीयता नहीं मिलती है, ठीक है। फिर भी यह हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ रहा है। वैसे हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? गार्सा द तासी द्वारा रचित फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। अब शिव सिंह सरोज के बाद जो अगला इतिहास ग्रंथ हमारे सामने देखने को आता है वह आता है आयरिश विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, जिसे कि वास्तव में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहने का श्रेय दिया जा सकता है, क्योंकि कालक्रम का जो है
काल विभाजन का जो पहला प्रयास हमें दिखाई देता है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ, उसका पुस्तक का क्या नाम था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें हमें देखने को मिलता है पहली बार काल विभाजन का प्रयास। यह रचना 1889 ईस्वी में आई और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसको निकाला गया था। ठीक, तो यह एक वैज्ञानिक ढंग से इतिहास ग्रंथ लिखने का पहला प्रयास था और इसमें जो है हिंदी भाषा को प्रकृत, अपभ्रंश और उर्दू से अलग करके एक स्पष्ट दृष्टि का परिचय दिया है ग्रियर्सन ने। और इसमें हिंदी के 952 कवियों का परिचय कालक्रम के अनुसार दिया गया है। तो ये इसकी खास विशेषता है और इसमें पहली बार काल विभाजन का प्रयास हमको देखने को मिलता है। ठीक, और इन्होंने जो है अपनी रचना को करने के लिए या इस ग्रंथ को रचने के लिए गासा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, भक्तमाल, गोसाई चरित्र, कालिदास हजारा इत्यादि पुस्तकों का संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रयोग किया है। ग्रियर्सन द्वारा रचित इस ग्रंथ में एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ग्रियर्सन ने अपनी इस पुस्तक में भक्ति काल को सबसे पहले स्वर्ण काल कहने की बात रखी, यानी भक्ति काल को स्वर्ण काल घोषित करने का श्रेय जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को जाता है। ठीक है, इस पुस्तक में जो है काल विभाजन का प्रयास तो किया गया है, लेकिन जो काल विभाजन के लिए जो नामकरण किए गए हैं वो किसी पुस्तक के अध्याय के शीर्षक जैसे लगते हैं। जैसे चारण काव्य नाम रखा गया है, तुलसी काव्य, दरबारी काव्य, ठीक है, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ठीक है, इस तरह कर करके इसमें जो है 11 अध्याय विभाजन किए गए हैं। ठीक है, तो ये है ग्रियर्सन ने पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया। अब ग्रियर्सन के बाद जो अगला ग्रियर्सन के बाद जो इतिहास ग्रंथ लिखने का अगला प्रयास किया गया वो मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया और उनकी पुस्तक का नाम था मिस्र बंधु विनोद, जो कि 4 भागों में विभाजित है। पहला 3 भाग 1913 ईस्वी में आया, ठीक है, और चौथा भाग इसका 1934 में आया, यानी ये 4 भागों में है। प्रथम 3 भाग 1913, चौथा भाग 1934। अब ये जो मिस्र बंधु हैं वो एक्चुअल में 3 भाई हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों भाइयों ने मिल करके और मिस्र बंधु विनोद नामक पुस्तक की रचना की है, जो कि इसमें जो है लगभग 5000 कवियों का परिचय मिलता है। हिंदी के लगभग 5000 कवियों का इसमें परिचय मिलता है और इन्होंने भी एक काल विभाजन को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया है और पूरे हिंदी साहित्य को लगभग 8 से अधिक कालखंडों में बांटा है। ठीक है, तो ये है इसमें मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया और मिस्र बंधुओं ने कवियों का परिचय भी दिया है और साहित्य के विविध अंगों पर भी पर्याप्त प्रकाश डालने का काम किया है। मिस्र बंधु विनोद के बाद जो इतिहास ग्रंथ आता है सामने वो विदेशी विद्वान इरविन ग्रिप्स के द्वारा लिखा गया ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और इसके अलावा एक अन्य अंग्रेजी विद्वान ने किया FEK, उनके द्वारा लिखा गया ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये दोनों अंग्रेजी विद्वानों द्वारा रचित ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक, इसके बाद जो काल विभाजन महत्वपूर्ण हो जाता है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य राम मिस्र बंधु विनोद के बाद आ जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। यह हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है। ठीक है, उनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास वह 1929 में लिखा जाता है और यह मुख्य रूप से नागरी प्रचारणी द्वारा प्रकाशित जो हिंदी शब्द सागर नामक पुस्तक आ रही थी उसकी भूमिका के रूप में लिखा गया। ठीक है, और बाद में इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। उस समय इसका नाम हिंदी साहित्य का विकास था, बाद में चल के इसको एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित किया गया। 1929 में ये पहली बार ये पुस्तक आती है। ठीक, अब हिंदी साहित्य का यह पहला जो है कह सकते हैं कि व्यवस्थित सुव्यवस्थित अच्छा इतिहास ग्रंथ शुक्ल जी ने लिखने का प्रयास किया और इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभाजित करने का प्रयास किया है और इस पूरे कालखंड को उन्होंने 4 सुस्पष्ट कालखंडों में बांटा है। कौन कौन सा? तो इन्होंने नाम दिया है वीर गाथा का और उसके बाद नाम दिया है
पूर्व मध्यकाल जो कि भक्ति काल है, और फिर उत्तर मध्यकाल जो कि रीति काल है, और फिर आधुनिक काल यानी कि गद्य काल। ठीक है, तो उन्होंने ये किया है। और साथ ही साथ भक्ति काल को भी 4 भागों या शाखाओं में बांटने का उन्होंने काम किया है। कौन कौन सा? जैसे कि निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, और सगुण में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इस प्रकार ये भक्ति काल को भी 4 भागों में बांटते हैं। और इन्होंने चुने हुए हिंदी साहित्य के चुने हुए 1000 कवियों का परिचय दिया है, उनके काव्यों का सारगर्भित उदाहरण देने का कार्य किया है। साथ ही इन्होंने विभिन्न काव्य धाराओं, युगीन प्रवृत्तियों का निर्धारण भी करने का काम किया है शुक्ल जी ने। और शुक्ल जी ने जो है विधेयात्मक पद्धति पर जो है अपना इतिहास ग्रंथ लिखने का कार्य किया है। ठीक है, इसके बाद जो हम अगला इतिहास ग्रंथ देखते हैं शुक्ल जी के बाद आ जाता है 1938 ईस्वी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया। ठीक है, और इस इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल तक के साहित्य की ही आलोचना की गई है, इसलिए कि इसके बाद का ग्रंथ एक तरह से अधूरा रह गया। ठीक है, तो 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी तक की काल अवधि जो है हिंदी साहित्य की, उतना ही इस इतिहास ग्रंथ में वर्णित है। और इस इतिहास ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इन्होंने कुछ नया, जैसे इन्होंने मुख्य रूप से शुक्ल जी के काल विभाजन को ही आधार बनाया है। कुछ नया के तौर पे हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने युगों और धाराओं का नामकरण में थोड़ा सरलीकरण कर लिया है और इतिहास को शुक्ल जी से थोड़ा पीछे ले गए हैं। जैसे शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1050 ईस्वी विक्रमी संवत से माना है, जबकि शुक्ल जी 693 ईस्वी से प्रारंभ करते हैं, तो थोड़ा सा ये पीछे जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार वीर गाथा काल जो शुक्ल जी ने माना है, तो इसके पहले वो चारण काल उसको कहते हैं, और संधि काल और चारण काल इन्होंने आदिकाल का नाम दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने युगों व धाराओं के नामकरण में थोड़ा सरलीकरण किया है। जैसे इन्होंने निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य कहा, और प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य नाम दिया। और इसी प्रकार आदिकाल का नामकरण इन्होंने क्या किया? चारण काल और संधि काल, आदिकाल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। ठीक, रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ के बाद जो अगला महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ के रूप में जिस विद्वान का नाम आता है इतिहास लेखन के क्षेत्र में, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जो पुस्तक आती है 1940 में, हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, वैसे तो ये एक मुख्य रूप से इतिहास ग्रंथ नहीं है, अगर हम इसके क्रम और पद्धति की दृष्टि से देखें तो ये इतिहास ग्रंथ नहीं है, पर इसके बहुत सारे लेख इतिहास लेखन की नई दृष्टि और नई सामग्री प्रदान करते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास की नई दृष्टि से व्याख्या भी करते हैं। इसलिए हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, और विशेष रूप से उन्होंने इस पुस्तक में भक्ति साहित्य के बारे में जो बातें कही हैं, कि इन्होंने शुक्ल जी की इस बात का खंडन किया है कि इस्लामिक प्रतिक्रिया का प्रभाव है जो भक्ति आंदोलन, जबकि उन्होंने कहा है कि यदि इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि यदि इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। ठीक, और इन्होंने हिंदी संत काव्य की जो पूर्ववर्ती धारा है, सिद्धों और नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप माना है। यानी जो हिंदी की संत काव्य धारा है, वह अपने आदिकाल के जो सिद्ध और नाथपंथियों का साहित्य है, उसी के द्वारा सहज विकसित धारा है। ठीक है, साथ ही इन्होंने प्रेमाख्यानक काव्य की जो कथा वस्तु है, कथानक रूढ़ियाँ हैं, ठीक है, जो छंद योजना है, इसको भारतीय परंपरा जैसे कि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश की काव्य परंपरा से आश्रित और विकसित माना है। द्विवेदी जी की इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण 2 अन्य पुस्तकें भी हैं। पहली पुस्तक तो थी हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके अलावा इन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक पुस्तक भी लिखा है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों के नाम, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इतिहास ग्रंथ रचे जा चुके हैं। जैसे हम इसके बाद हम देख लेते हैं तो बहुत सारी पुस्तकें आ जाती हैं। जैसे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है, ठीक है, और नागरी प्रसारण्य द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रकाशित कराया गया। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का
हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास पुस्तक देखते हैं हम। तो इस प्रकार बहुत सारे इतिहास ग्रंथ और भी रचे गए हैं। यहाँ पर कुछ इतिहास ग्रंथ के नाम आप देख सकते हैं, चाहे तो इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ये हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों की एक सूची आपको यहाँ इस पुस्तक में दी गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों का आज हम लोगों ने परिचय लिया है। इसी प्रकार के हिंदी साहित्य से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।